अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन प्लेफील्ड सच टीवी पर। आज बड़ा मैच और बड़े मैच की खासियत यह है कि आज रावलपिंडी लैग शुरू हो रही है। इससे पहले ये सारा मामला बड़ी मुसीबत में पड़ गया कि रावलपिंडी और लाहौर में मैचेस होंगे या नहीं। और फाइनली आज का बड़ा मैच रावलपिंडी में होने जा रहा है। रावलपिंडी में आज का बड़ा मुकाबला होगा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। दोनों अच्छी मज़ेदार टीम्स हैं और दोनों टीम की खासियत इस वक्त यह है कि दोनों टीम पॉइंट्स टेबल पर एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ हैं। अब ये दोनों टीम्स आगे कैसे बढ़ेंगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा, चूंकि जो हारेगा उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी और दूसरा कंटेंडर जो इसी मैच का होगा वो पलड़ा अपना भारी कर लेगा पॉइंट्स टेबल पर। ये है टोटल मामला। लेकिन एक अच्छी चीज़ यह है कि अब तक अगर आप बॉलर्स को टॉप पर देखें और बैट्समैन के लिहाज से टॉप पर देखें तो मुल्तान सुल्तान्स के प्लेयर PSL में टॉप पर हैं। ये तो हो गई बहुत सारी चीज़ें जो हम PSL से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। बाबर आजम के हवाले से शाहिद आफरीदी का बयान डिस्कस करेंगे और उस पर सलमान बट ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, वो भी मैं आज डिस्कस करूंगा। लेकिन आज स्पेशल आपकी मुलाकात भी करवाएंगे बाबर आजम की शर्ट जिन्हें मिलने जा रही है इंडिया में। अविनाश आर्यन, आप ट्विटर के हवाले से वैसे भी उन्हें जानते हैं, TV के हवाले से जानते हैं, वो इंडियन पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। उनसे ज़रा पूछेंगे कि बाबर आजम को वो बहुत प्रेज़ करते हैं, उसकी रीज़न क्या है। जैसे हम पाकिस्तान में बड़ा ओपनली कहते हैं कि विराट कोहली दुनिया के चंद उन प्लेयर्स में से है जब रिटायर होंगे तो उनकी बात की जाएगी। 25,000 इतनी तेज़ी से बैनुल-अक़वामी रन्स करना ये कोई आम बात नहीं है जो कि विराट कोहली ने ये माइलस्टोन अचीव किया। इसी तरह बाबर आजम को वो बहुत प्रेज़ करते हैं, इस पर बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। काशिफ शबीर मेरे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट कमेंटेटर हैं, रिजवान अदर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, अविनाश आर्यन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इंडिया से हैं, हमारे साथ तीनों हजरात मौजूद हैं। काशिफ भाई पहले जल्दी से आपसे, रिजवान भाई से, फिर ज़रा अविनाश से उनका व्यू लेंगे। काशिफ भाई क्या सिचुएशन है जी, आज बड़ा मैच है, पहले ज़रा इसी पे बात करें, फिर मैं ज़रा पिछले मैच पर भी करूँगा जो 200 कर दिए लाहौर ने। बहुत ज़बरदस्त मैच है, इसमें कोई शक नहीं कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का। लेकिन एक जो थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर होगा दोनों के लिए वो होगा पिच, क्योंकि रावलपिंडी में ये पहला मैच खेला जाएगा। विकेट किस तरह बिहेव करेगी, क्या होगा, क्या पहले बैटिंग ठीक रहेगी कि नहीं ठीक रहेगी, ड्यू फैक्टर कितना रोल अदा करेगा, क्योंकि रावलपिंडी में आपको पता है ड्यू का भी एक बहुत मेजर फैक्टर है। सुबह मैं देख रहा था जब अलग सुबह तो उस वक्त बिल्कुल ग्रास जो था वो लश ग्रीन तो था लेकिन ऊपर बिल्कुल कवर थी ड्यू के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रावलपिंडी में, तो मुझे लगता है कि वो एक मेन फैक्टर होगा। विकेट की जहाँ तक बात है तो वो डेफिनेटली बैटिंग ट्रैक होगी कि कराची किंग्स के लिए प्रॉब्लम ये है, मुझे सुनने में आया, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जेम्स विंस जो हैं ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कराची किंग्स, तो दैट इज़ अ बिग शॉक फॉर कराची किंग्स। और वो एक प्रॉब्लम है उनके लिए कि चूंकि वो ऊपर स्कोर कर और शम्सी भी नहीं होंगे ना। हाँ, वो तो खैर वो तो वैसे मेहमान थे हमारे एक मैच के लिए, लेकिन जेम्स विंस तो उनका एक परमानेंट प्लेयर था, उसकी जगह पर मेरा ख्याल है शर्जील खान आएंगे, वापस कम बैक करेंगे टीम के अंदर। तो वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जो है हमारा शर्जील खान वो भी एक इम्पैक्ट प्लेयर है, क्या वो जेम्स विंस की तरह उनकी जगह संभाल लेंगे कि नहीं संभाल लेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे लगता ये है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो बेहतर टीम है और वो बेहतर जेल हुई टीम है, वो इस पोजीशन में है कि वो कराची किंग्स को टफ टाइम दे सकेगी, क्योंकि कराची किंग्स जब भी खेलना शुरू करती है, जब भी स्कोर करना शुरू करती है, जीतना शुरू करती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके साथ आ जाती है। तो ये एक फैक्टर होगा। बट टॉस इज गोइंग टू बी अ मेजर फैक्टर इन रावलपिंडी। अच्छा जी, रिजवान भाई जल्दी से क्या सिचुएशन है? जी आई एग्री, हमने पिच कल देखी भी शाम को मैंने और काशिफ ने, और ड्यू फैक्टर इज अ मेजर फैक्टर, क्योंकि जो टीम बाद में बैटिंग करेगी उसको बहुत बड़ा एडवांटेज है। रन बनाना आसान हो जाते हैं बॉल, लेकिन बैटिंग विकेट है, बॉल विकेट पे बैट पे आएगी। पहले जो टीम बैटिंग करेगी वो कम से कम 190-200 का स्कोर इजीली अचीव कर सकती है अगर वो अच्छी तरह डेडिकेशन के साथ बैटिंग करें और पॉजिटिवली खेलें। अच्छा रिजवान भाई, एक चीज़ इसमें ज़रा एडअप करें, ये जो 200 रन किए हैं पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर के अगेंस्ट 241 का बड़ा टारगेट अचीव करते हुए, ये आप समझते हैं बड़ा हौसला अफजा होगा पेशावर ज़ल्मी के लिए? एब्सोल्युटली। देखिए वो 2 विकेट, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पेशावर ज़ल्मी लॉस्ट टू बोथ दी ओपनर्स, बाबर भी जल्दी आउट हो गए और हारिस भी जल्दी आउट हो गए। शाहीन ने बड़ी पेनिट्रेटिव किस्म की बॉलिंग की, अटैक किया शुरू में और अंडर प्रेशर आ जाती हैं टीमें। पेशावर ने और लाहौर ने हमें पिछले 2-3 मैचों में दिखाया कि यार अगर आप 20 ओवर हैं, अगर आपकी विकेटें गिर भी रही हैं कंसिस्टेंटली, तो अगर आप रन रेट मेंटेन करें तो यू कैन स्टिल अचीव 200। जो दूसरा मैच जिसमें पहले लाहौर ने जो दूसरा वाला मैच खेला जिसमें 200 रन बनाए, उसमें किसी प्लेयर ने 50 नहीं की, सब ने 40, 30, 20 किया, लेकिन
पेशावर को आप ये क्रेडिट दें कि वो 2 आउट होने के बावजूद द रेस्ट ऑफ द टीम साई मयूब बैटेड वेरी पॉजिटिवली और सब ने कंसिस्टेंटली और तेज स्कोर किया, वो घबराए नहीं। अगर शायद 215-20 का टारगेट होता तो शायद वो उसको अचीव भी कर सकते थे। 240 वाज अ टू बिग अ साइकोलॉजिकल बैरियर बट दे अटेम्प्टेड इट वेरी पॉजिटिवली। अच्छा काशिफ भाई, जल्दी से फिर मैं जरा अविनाश की तरफ भी जाता हूँ। ये बताएं कि इस वक्त कराची किंग्स के लिए बड़ा इशू तो चले प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी अनअवेलेबिलिटी है, लेकिन उनकी बेंच स्ट्रेंथ में भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इम्पैक्ट क्रिएट करे। देखें, मैं वही आपसे कह रहा था ना कि जेम्स विंस ने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था लेकिन उसको जाना पड़ गया। अब अगला जो इम्पैक्ट प्लेयर उनके पास अवेलेबल है वो सिर्फ शर्जील खान है। अब शर्जील खान कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, क्या वो रिप्लेस कर सकेगा जेम्स विंस को कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन देखें, कराची किंग्स का प्रॉब्लम, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि उनका प्रॉब्लम जो है ना पीछे मैनेजमेंट का इशू है। उनको नहीं पता कि किस प्लेयर को किस वक्त खिलाना है। तबरेज़ शम्सी को पहले सारे मैचेस ज़ाया कर दिए, एक मैच खिलाया, उसमें उसने इम्पैक्ट क्रिएट किया और उसके बाद इन्होंने जो है वो तैयब ताहिर को बाहर बिठाए रखा, हैदर अली को बार बार खिलाते रहे, इसके बावजूद कि उनको पता है वो इतना ये अच्छा जो है ना खेल ये सकता सारी था। चीजें। और जरा अविनाश से भी बात करते हैं। अविनाश कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं, आप बताएं। जबरदस्त। अच्छा अविनाश, पहले तो आपको यार बड़ा मुबारक हो, बाबर आजम की शर्ट आपको मिलने वाली है, हमें यहाँ बैठकर नहीं मिल रही, आपको भारत में बाबर आजम की शर्ट मिल रही है, ये एक वैसे बड़ी अचीवमेंट है। ये बताएं, पीएसएल फॉलो कर रहे होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ ट्विटर पर आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर्स के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली मुझे पता है कि बाबर आजम की वजह से मैं तो करता ही हूँ पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट। आप किसको कर रहे हैं, आप क्या देखते हैं, कौन सी टीम ज़्यादा बेटर है इस समय, मतलब ओवरऑल पीएसएल में? जी हाँ यार मुझे कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीम काफी ज्यादा मजबूत पहले से लग रही है। मजबूत से कहीं ज्यादा ना मुझे बैलेंस नजर आती है। तो जिस टीम में बैलेंस होगी ना कहीं वो टीम ज्यादा सक्सेस करेगी। और इसी वजह से अगर आप पुराने आंकड़ों पे भी जाएंगे, रिकॉर्ड्स पे भी जाएंगे, तो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी के बहुत ज्यादा स्वाद चखे हैं पिछले 2 सीजन से। इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 3 पे मैं रखूंगा, क्योंकि जो T20I का फॉर्मेट होता है ना, जो आप चाहते हो कि इंग्लैंड जैसी बैटिंग करता है, हारने का कोई नहीं, या तो आज मारेंगे तो चांद तक वरना शाम तक वाली जो कहानी हो जाती है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वैसे ही है, लेकिन वो एक डिफरेंट टीम हो जाती है। एलेक्स हेल्स उनके साथ जुड़ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि ये टीम जो है और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो मेरे लिए टॉप 3 टीम जो है ना वो मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड है। इसके बाद टोटल 6 टीमें हैं। क्वेटा का बुरा हाल है, कराची और पेशावर जल्मी में जंग लगी हुई है कि कौन जो है पहले, कौन सबसे ज्यादा नीचे रह सकता है। तो आप देख लो ये कोयटा वाली बात से मैं आपकी एग्री हूं अविनाश। हम भी यहाँ पर बात करते हैं यार, पहले 2 सीजन की बड़ी तगड़ी टीम थी, अब पता नहीं क्या हो गया, पिछले काफी सारे सीजन में कुछ कर नहीं पाई। अच्छा अविनाश, बाबर आजम जरा ये बताएं क्यों इतना प्रेज करते हैं बाबर आजम को? मैं तो खैर बहुत करता हूँ और ये जो साथ बैठे हैं ना मेरे, ये मुझ पर बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन मैं बड़ा खुल के प्रेज। आप क्यों बाबर आजम को इतना प्रेज करते हैं? बड़ी बात है वैसे। नहीं, मुझे एक बात बताए ना कि क्यों ना करूं, मतलब कोई वजह तो होनी चाहिए ना तनकीद करने के। देखिए, अच्छा बुरा सभी खिलाड़ियों में होता है। कोई जो है ना इस तरीके का ये नहीं है कि मतलब उनके खराब इनिंग्स भी रहे तो उसमें भी प्रेज कर दूंगा। बट मुझे लगता है ना कि तनकीद करना किसी भी खिलाड़ी पे अच्छा बुरा सबके साथ होता है, उन पर कुछ ज्यादा ही होता है। उन पर इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि पाकिस्तान में, मुझे जहां तक एज इंडियन के तौर पे, फैन के तौर पे मैं बता रहा हूं कि वो बंदा अच्छा भी कर लेना तो फिर भी उसमें जो है ना लोग नुक्स निकाल देंगे। और पाकिस्तान के लोग, जो आवाम है, वहां के जो एक्सपर्ट वगैरह हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो बाबर के बारे में ऐसी तनकीद करते हैं जैसे उनके जो है ना चौक चौराहे पे ना बहुत सारे बाबर आजम हो, विराट कोहली उनमें बहुत सारे हर घड़ी मोहल्ले में मिलते हो, तो भैया ठीक है ये बाबर को हटा के उनको, अरे भाई हटाने की बात कर रहे हो तो दूसरा प्लेयर को भी तो बता दो। वो बंदा रन्स ना बनाए ना तो आपकी टीम 100 रन भी ना बना पाए। तो आप उनको जब हटाना ही चाह रहे हो तो आप बेटर रिप्लेसमेंट बता दो। मैं आए दिन देखता हूं, अभी पीएसएल चल रहा है और जब से मैंने पीएसएल देखना शुरू किया है, ट्विटर पे भी मेरे काफी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी अब लोग जो है ना पीएसएल की तरफ मेरी वजह से तो कम बाबर आजम के फेल होने के लिए देख रहे हैं। ये होता है एक अच्छे के लिए, वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम किसी तरीके से फेल हो जाए। तो मैं ना अविनाश आर्यन को मैं मजाक उड़ाऊंगा, खैर मैं तो बहुत चीजें झेलता हूं, और इंडिया में रह के अगर किसी पाकिस्तान प्लेयर की आपने तारीफ कर दी
तो आपको भी पता है कि कितने ज्यादा बैकलैश आपको आने वाला। आप बताने की कमेंट जरूरत ऑफ कर नहीं है लोगे। अविनाश, बताने की जरूरत नहीं है। मैं वहां पर खुद उन प्रोग्राम्स का हिस्सा भी रहता हूँ आपके इंडियन चैनल्स के, तो मुझे अंदाजा है। लेकिन एक चीज आपने बड़ी पॉजिटिव सी बात की अविनाश, अच्छे प्लेयर के लिए ये जरूरी है कि आप उसकी कोई ऐसी बात तो बताएं कि जिससे ये कहा जा सके कि यार ये तारीफ हम क्यों ना करें, ये एक अच्छी चीज है। स्ट्राइक रेट के ऊपर मुझे आप तनकीद करें, जो तनकीद करते हैं ना, आप वो बोले कि ये मेरे लिए तो बहुत बढ़िया प्लेयर है। पाकिस्तान के पिछले 20 सालों के इतिहास में मुझे लगता है ऐसा कि आपको सबसे बढ़िया बल्लेबाज मिला है जो इतना ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है और इतना ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। जब आप T20 विश्व कप खेलने के लिए जाते हो तो सिडनी मेलबर्न के बड़े बड़े सड़कों पे जो है ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं। वो होर्डिंग्स ऐसे नहीं लगते। बाबर आजम ने वो अचीव किया, वो अर्न किया है, उन्होंने रन्स बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने सेंचुरी बनाई हुई। मुझे याद है 97 पे एक दफा आउट हुआ था, वहां पे रिजवान ने भी आई थिंक 95 बनाए थे। जब आप इंग्लैंड जाते हो, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, वहां पे शुरू में लोग आपके लिए हुटिंग करते हैं, स्लेज करेंगे आपको, लेकिन जब आप रन्स बनाते हो ना तो वो लोग तहे दिल से ना शुक्रिया अदा भी करते हैं और आपकी तारीफ भी करते हैं। विराट कोहली जब पहला दौरा किया था तो उन्होंने वो उंगली दिखाई थी, आपको भी पता है कि विवाद में रहे थे, लेकिन जब 2014 में उन्होंने रन्स बनाए थे, आई थिंक 692 रन्स उन्होंने बनाए थे। वो सीरीज हम लोग भले ही हारे थे, लेकिन जब आप रन्स बनाते हो, ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंग्लैंड में जाके रन्स बनाते हो ना, तो दुनिया देखती है और तब जो है ना आपको सर आंखों पे बिठाती है। आप मुझे बताएं कि बाबर आजम ने कहा रन्स नहीं बनाए, आप मुझे ये बता दे। उनपे तो हमेशा ठप्पा लगता रहता है। इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट किसी ने देखी नहीं होगी, समरसेट के लिए खेलते थे, तभी टॉम बेंटन के साथ ओपन करते थे। आप इंग्लैंड में जाके उनके स्कोर्स देख लीजिए सर, 550 से ज्यादा रन्स बनाए थे उस सीजन बाबर आजम ने, और स्ट्राइक रेट की मत पूछिए, 150 प्लस इसका स्ट्राइक रेट था वहां पे उस इंग्लैंड की पिच पर, जहां पे हमसे ज्यादा बेहतर स्ट्राइक अविनाश को पता है, हमसे ज्यादा बेहतर स्ट्राइक। बहुत अच्छे भाई, ये स्टैट्स अविनाश आपके पास बहुत अच्छे हैं। मैं वही बोल रहा हूं, आप साउथ अफ्रीका में जाए, आप वहां पे उनके रन्स देखिए सर। ये ऐसा थोड़ी हो जाता है कि अगर विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ शतकीय पारी खेल ली तो वो लेजेंडरी इनिंग्स हो गई, और बाबर आजम ने 122 रन की पारी वही 49 बॉल में खेल ली, शतक जमाया, तो वो ऐसे हो जाता है कि कमजोर बॉलरों के खिलाफ। तो गलती बाबर आजम की थोड़ी है कि कमजोर बॉलर्स उनके सामने है। अरे भाई आप डेल स्टेन को ले आओ, आपको याद है जब टेस्ट सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का, डेल स्टेन को मार के भूत उतार दिया था उसी बाबर आजम ने, उसी टेस्ट क्रिकेट में। तब आप प्रेज नहीं करते हो। मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट की तब आप बात करो जब आपकी टीम में नीचे सूर्या जैसे 5-6 और बल्लेबाज हो। यस, अग्री। हाँ जी रिजवान भाई, ये थोड़ा पीछे हो गया रिजवान। नहीं, मैं बिल्कुल बड़े शौक से सुन रहा हूँ। एक तो ये बड़ा गलत क्रिटिसिज्म है कि जी मैं बाबर के खिलाफ हूँ, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ बाबर, लेकिन हमें ना टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 रिजवान भाई मैंने आपको नहीं बोला ये। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा अविनाश, ये आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हूं। मैं ये समझता हूं कि बाबर इस वक्त वाकई, आपने बिल्कुल कहा, पिछले 20 साल में शायद ऐसा बैट्समैन पाकिस्तान को नहीं मिला। नहीं सर, आपके पास टोटल 3 वो प्लेयर्स हैं जिनकी कंसिस्टेंसी है। मुझे लेट मी एक, इसके बाद मैं आपका व्यू, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक और बाबर आजम, इन 3 लोगों के बाद कंसिस्टेंसी में आपको बहुत ज्यादा एक मोहम्मद यूसुफ दिखाई देता था, कभी वो एक टाइम था, यूनुस भी कंसिस्टेंट नहीं था। एनीवे द पॉइंट इज कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमें टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल और T20 को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और जहां तक उसकी बैटिंग की एबिलिटी है, आई थिंक इज वन ऑफ द टॉप 4 बैट्समैन इन द वर्ल्ड टेस्ट मैचेस में, वनडेज में। T20 में उसकी एवरेज बहुत अच्छी है, हमें एवरेज के ऊपर नहीं, लेकिन जो करियर उसका स्ट्राइक रेट है वो 127, 128 का है। आप उसको भी निकाल दें, मैं बैटिंग को तो छोड़ ही दें, मैं जो उसकी कप्तानी के ऊपर एतराज है कि वो डिसीजन मेकिंग, बैट्समैन को जो प्लान करके आउट करते हैं वो मुझे नजर नहीं आता। ये एतराज़ात है मेरे कि यार आप, मुझे फील्ड में वो लगता है एक्सप्रेशनलेस है, बॉलिंग चेंजेस ठीक नहीं कर रहा। शायद आपको लीडरशिप, जिस तरह सचिन तेंदुलकर की आप एग्जांपल है, उससे अच्छा बैट्समैन शायद दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ, ब्रैडमैन को निकाल दो। लेकिन कप्तानी की जब बात आती है तो वो टोटल 4 टेस्ट मैच जीता, 25 टेस्ट मैचों में कप्तानी करके। सो आपने उसके होते हुए गंगुली को कप्तान बनाया जिसने इंडिया को 40+ टेस्ट मैचों में लीड किया। गंगुली कैप्टन बहुत अच्छे थे ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, लीडरशिप एबिलिटी इज समथिंग एल्स, बैटिंग एबिलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। हाँ जी काशिफ भाई, देखें अब दो इतने अच्छे बातें करने वालों ने ज़बरदस्त तरीके से समझा दिया, आपको कुछ और रहता नहीं है। लेकिन आप देखें पाकिस्तान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान, जब ये 2 ओपनर्स हमारे पास हैं, रिजवान और बाबर आजम,
इन दोनों का प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई इम्पैक्ट प्लेयर दोनों में नहीं है। इम्पैक्ट प्लेयर उसको कहते हैं T20 में जो स्ट्राइक रेट आपको दे 190-200 का, बिल्कुल उस तरह का इनके साथ होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अगर बाबर आजम खेले T20 खेले तो 1 डाउन पे आए, ताकि एक ऐसी पोजीशन हो जहां आप टीम को एंकर कर सके और ऊपर का जो है स्ट्राइक रेट वो आपको ओपनर्स अच्छा दे दे। पाकिस्तान जब भी पहले बैटिंग करता है पाकिस्तान 200 तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पाकिस्तान एंड अप करता है 160-170 पे जाके। हाँ, चेज जब पाकिस्तान ने करना और पता हो कि टारगेट 160-170 का है तो वहां चेज अच्छा हो जाता है पाकिस्तान से। आप देखें शारजा में सेमीफाइनल हम खेल रहे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और हमारा सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ था 11वें ओवर तक। बाबर आजम था वहां पर, रिजवान था वहां पर, लेकिन हमने एंड अप कहां पर किया? वो तो आखिरी 2 ओवर मिल गए फखर जमान को, जिसकी वजह से हम ऊपर चले गए। अच्छा जी, मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। सुनिए, एक ब्रेक है ना अविनाश, आप हमारे साथ ही हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। ये 2 हज़रात और अविनाश के साथ इस पर मजीद डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन मजे की हो रही है, फ्रूटफुल भी है, कुछ स्टैट्स भी सामने आ रहे हैं। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। बाबर आजम के हवाले से बात हो रही है, चूंकि दुनिया के बड़ा तरीन प्लेयर्स हैं। बाबर आजम हो गए, विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, इंजमामुल हक हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, या रिकी पॉन्टिंग की बात करें, दुनिया भर के उन प्लेयर्स की जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं तो एलिस्टेयर कुक को भी उसमें शामिल करता हूं, क्योंकि टेस्ट में उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं, बहुत बड़े टेस्ट प्लेयर हैं। अच्छा जी, लाहौर कलंदर बांट रही है टिका के प्लॉट्स। डेविड वीजे को भी मिल गया जी प्लॉट, आईफोन का तोहफा भी मिल गया फखर के बाद। शाहीन ने तो अपना हाँ किसी और को दे दिया था। अच्छा जी, काशू भाई जरा बात फिनिश करें ना, फिर मैं अविनाश से। बस मैंने तकरीबन खत्म कर ली थी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम चाहते हैं कि बाबर आजम जो है, देखें पहली बात तो ये बाबर आजम पाकिस्तान का ब्रांड है, हमारा ब्रांड है, हमारा फखर है। हम चाहते हैं कि T20 में वो खेले 1 डाउन की पोजीशन पे, ताकि टीम को एंकर कर सके। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो स्ट्रांग नहीं है। हमारे तीसरे और चौथे नंबर से जो है वो ऑलराउंडर्स शुरू हो जाते हैं। इफ्तिखार आ गया, शादाब आ गया, नवाज आ गया, हमारी बैटिंग ही नहीं है वहां पर। अच्छा नहीं, देखें उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि फखर जमान जो है वो चला जाएगा ओपन की पोजीशन पे। फखर जमान और रिजवान ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक पे एक जगह पे आपका इम्पैक्ट प्लेयर। अगर आपसे एक बात करूं छोटी सी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, फखर जमान भी अपनी स्टार्टिंग बहुत स्लो करते हैं, उसके बाद वो उसको एक्सेलरेट करते हैं, तो ये काम तो बाबर रिजवान भी करते हैं। नहीं, फखर जमान ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, कोई ऐसी विकेट हो, आप पिछले मैच की शायद बात कर रहे होंगे, कोई ऐसी विकेट हो जहां पर वो फंस जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज उनका ऐसा नहीं है। वो तीसरे नंबर पर आते, जबकि वो मतलब पक्का आपका एक ओपनर है जिसको आप खराब कर रहे हैं। तो इसलिए, और मुझे ये लगता है कि अब जब ये PSL हो रहा है, इसमें कई ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो अब हमारा T20 का स्ट्रक्चर जो है शायद कुछ थोड़ा सा बदलने वाला है। अगर वो स्ट्रक्चर बदलता है तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली बाबर को तीसरे नंबर पर आना पड़ेगा। मुझे लगता है साइम अयूब डूइंग गुड उस पोजीशन पे, और वो मेरा ख्याल है अपने आप को सेटल भी समझ रहा है। अच्छा अविनाश, एक तो कैप्टेंसी वाले मामले पर जो रिजवान भाई ने कहा, उस पर थोड़ा सा कॉमेंट आपका, और फिर इस पर कि क्या पोजीशन T20 में चेंज करके आए तो फायदा होगा। नहीं, यहाँ पे मेरे भी 2 सवाल है। जो कैप्टेंसी एक अलग मैटर हो जाता है, कैप्टेंसी पे आप लोग जो तनकीद कर रहे हैं उस पे होना भी चाहिए भाई। से जो जब क्रिटिसिज्म किसी की होती है ना, तो उसके साथ ना एक ऑप्शन भी देना चाहिए। ऑप्शन अगर देना तो चीजें साफ हो जाती है। अगर ऐसे मैंने बोल दिया कि चलो यार फलाना खिलाड़ी बहुत ज्यादा बुरा है, बुरा आप क्यों बोल रहे हैं, इस पे भी होना चाहिए। और आपके पास क्या ऑप्शन, उनकी जगह कौन ले सकता है, इसके लिए भी होना चाहिए। उसके लिए चेंजेस देख ले, क्योंकि ज्यादातर जो है ना स्ट्राइक रेट पर बात होती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेना चाहूंगा, जो अभी बोल रहे थे कि फखर जमान और जो है इनके साथ रिजवान को ओपनिंग करना चाहिए। मैं इसी पर बात आऊंगा कि जो फखर जमान का बैटिंग स्टाइल है ना, अगर आप चाह रहे, क्योंकि ये कीड़ा जो है ना सर अरसलान भाई, ये पिछले 2 साल 1 साल में लगा, ये स्ट्राइक रेट वाला। इससे पहले स्ट्राइक रेट पे बात नहीं होती थी। और ये किससे लगा? ये इंग्लैंड से लगा है। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी क्रिकेट नहीं खेलता है जहां पे स्ट्राइक रेट की बात हो। डेविड वार्नर ओपन करने के लिए आता है, एंड डेविड वार्नर का पावर प्ले में इतना ज्यादा बढ़िया स्ट्राइक रेट नहीं है। वो भी ऐसा बैट्समैन है कि 40 बॉल पे 60 रन आपको बना के देगा। वो 40 बॉल पे 90 रन बना के नहीं देगा। बनाया हुआ है, लेकिन हर रोज नहीं बनाते, उनका वो टेम्पलेट ही नहीं है। आप ये चाहते हो, पाकिस्तान और इंडियन टीम भी, मैं एग्जांपल दूंगा, सूर्या हमारे पास एक है सर,
सूर्या ही उनका ही स्ट्राइक रेट 180 वाला है। बाद बाकी हमारे जितने भी प्लेयर्स दिख रहे हैं ना आपको 1 से लेके 11 तक, किसी का भी 150 भी स्ट्राइक रेट नहीं है सर। Agree. तो आप एग्जाम्पल देना ही बंद कर दो। आप ये चाह रहे हो कि लिमिटेड रिसोर्सेज में मैं इंग्लैंड बनूं, तो आई एम सो सॉरी, एशिया की कोई भी टीम इंग्लैंड की फॉर्मूला नहीं अपना सकती। इसके पीछे की 2 वजह है। एक वजह ये कि आपके पास इतने बढ़िया टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन वो सही मुकाम तक उनको जल्दी मौका नहीं मिल पाता है। उसके लिए जब उम्र बीत जाती है तब जाके आपको पता चलता है कि ये खिलाड़ी हमारे अच्छे हैं। दूसरी बात ये कि यहां हार को नहीं पचा पाते। यहां कप्तानी करना आसान नहीं होता। एक मैच हारो, इसको हटा दो, उसको हटा दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो, ये कप्तान, वो कप्तान, ये कप्तान, ऐसे में कप्तानी नहीं होती है। 2015 की हार के बाद जब इंग्लैंड ने ओवेन मॉर्गन ने कप्तानी शुरू की थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने टीम बनाई थी एंड्रयू स्ट्रॉस के साथ मिलकर। उसके बाद उन्होंने सीरीज भी हारे थे, ऑस्ट्रेलियन टीम आई, उसके बाद सीरीज भी हारी थी ये लोग अच्छे से जाके, लेकिन उन्होंने हार को पचाया। वहां की इंग्लिश मीडिया या फिर वहां के कमेंटेटर जो पूर्व क्रिकेटर से बैठ के ये तनकीद नहीं कर रहे थे कि ओवेन मॉर्गन को हटाओ। एक आयरिश लड़का वो इंग्लैंड की कप्तानी कर रहा है, बहुत बड़ी बात होती है, और उनको हर रोज तनकीद नहीं की जाती थी। आप सीरीज हारे हो, जब आप हारने से आपको डर नहीं लगता तब आप जीत जाते हो। यहां एक मैच बाबर आजम हार जाए, लगता है कि पाकिस्तान में क्या हो गया। यहां इंडिया में एक मैच हार जाए, रोहित शर्मा को हटा, विराट कोहली भले अच्छा था, ये था वो अच्छा था। पहली बात ये करना बंद कर दे। इंग्लैंड की टीम का क्या टेम्पलेट है, उनको इंग्लैंड को इंग्लैंड बनाने में अरसलान भाई 7 साल लग गए, 7 साल लग गए। वो सेमीफाइनल मुकाबले में हारे थे न्यूजीलैंड के साथ 2021 में यूएई में। कोई तनकीद नहीं कर रहा था, कोई ये नहीं बोल रहा था ओवेन मॉर्गन की ओवेन मॉर्गन मुर्दाबाद, ये ऐसा है, वो घंटा भी कोई नहीं बोल रहा था, जबकि ओवेन मॉर्गन का खुद का एवरेज और स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा घटिया हो रहा था। वहां पे उनको कोई घंटा बोलने वाला नहीं था। आपके पास स्टार बल्लेबाज होने के बाद भी आप उनको बोलते हैं। पहली बात, आप बोल रहे हैं कि फखर जमान के साथ रिजवान को करना चाहिए। ओ भाई साहब, मुझे आप ये बता दें सर, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट, वो रन बना के देता है, कंसिस्टेंटली आपको रन बना के देता है। रिजवान आपको कंसिस्टेंटली रन बना के देता है। अगर सैम अयूब और मोहम्मद हारिस ओपन करते हैं और ये आके शुरू के 6 ओवर में जो है ना, ये 80 रन बना दे, 70 रन बना दे, ठीक है, 70 रन बना दे और आउट हो जाए, उसके बाद बाबर आजम का खेल कैसा और रिजवान का खेल कैसा है? आप ये आएंगे, वहां से आप एंकर करने लगोगे। तो भाई जो रन रेट 10 का था वो एंकर करके तो फिर ये 8 पे ला देंगे, तो सैम अयूब और मोहम्मद हारिस का आने का फायदा क्या हुआ? आने का फायदा क्या हुआ? तब आप एक काम ये कर लो कि अगर आप इंग्लैंड बनाना चाहते हो तो इंग्लैंड की टीम में किसी भी बैट्समैन को ये नहीं बोला गया कि तुम जाके एंकर करोगे, सीधा ये बोला गया है कि तुम आओगे और वो 10 का रन रेट है तो उसको 15 करोगे। ये तुम्हारा ये नहीं है कि तुम वहां जाके जो है ना रन बॉल खेलने लगो। अच्छा अविनाश, ठीक हो गया, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। आपकी टीम में मुझे आप ये बता दे कि सैम अयूब और मोहम्मद हारिस जैसे इतने खुले दिल के खेलने वाले कितने खिलाड़ी है और वो कितने कंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं। कंसिस्टेंसी। हाँ जी काशिफ भाई, देखें, पहली बात तो ये है कि आपने जो बात कही ना कि 10 ओवर के बाद आगे बाबर आजम आ जाए, उसको को जब आप एंकर करना शुरू कर दो, एंकर नहीं होगा वहाँ पर। देखें, जब विकेट खुल जाती है, जब फील्ड खुल जाती है, आपको सिंगल डबल अवेलेबल हो जाते हैं। उसके अलावा ये है कि आपके स्ट्रोक्स भी लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉल भी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी होती है। और उसके बाद ये है कि आपके पास और प्लेयर भी हैं जो तेज़ खेल सकते हैं। आपके पास सिर्फ बाबर ही नहीं है। बाबर का फ़ायदा ये होगा कि वो एक एंड संभाल लेगा, लेकिन दूसरे एंड पे आपके पास शादाब है, नवाज है, इफ्तिखार है, फ़खर जमान है, रिजवान है, तो ये सारे प्लेयर साथ साथ चलेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जब पहले बैटिंग करे तो पाकिस्तान 200 का जहन में बनाकर जाए, 200 210, क्योंकि आपने जिस तरह बताया ना कि इंग्लैंड जो है उसको ये कीड़ा है स्ट्राइक रेट का, तो ये कीड़ा आहिस्ता आहिस्ता दूसरी टीमों की तरफ जा रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता स्ट्राइक रेट वाली बात जो है वो शुरू हो चुकी है। अब हर टीम इस पे फोकस कर रही है। और हम क्यों आखिरी लोग हो, एशिया क्यों आखिरी टीम हो कि जो इस चीज के बारे में सोचे? हम क्यों ना प्रोएक्टिव बन जाएं? हम क्यों हमेशा रिएक्टिव करें? हम ये क्यों सोचेंगे जी सबसे आखिर में? चलिए जल्दी से, क्योंकि वक्त की कमी। अविनाश, हॉकी में हमारे साथ क्या हाल हुआ? आपने एशिया स्टाइल, एशियन स्टाइल इतना उसको गुस्सा कि आप खत्म नहीं हो गए। आपने प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई नहीं, तो व्हाई नॉट प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव? रिजवान भाई जी, अविनाश इसका जल्दी से कुछ जवाब देते, फिर मैं रिजवान भाई की तरफ। सर मैं तो ये अभी टीवी पे मैं बोल रहा हूँ सर,
पाकिस्तान की टीम को आप तब तनकीद करते हैं, मेरे ख्याल से आपकी टीम तो एशिया कप के फाइनल में पहुंच रही है, आपकी टीम सर T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच रही है। आप लोग के पास इतना जबरदस्त स्ट्राइक रेट नहीं होने के बावजूद भी तो मुझे नहीं पता कि गलती आप लोग तनकीद क्यों कर रहे हैं। इसलिए पहुंच रही है क्योंकि हमारा बॉलिंग स्क्वाड बहुत मजबूत है, हमारा बॉलिंग स्क्वाड बहुत मजबूत है। पाकिस्तान की वाइट टीम है जिसके पास 145 पे गेंद करने वाले 5 बॉलर्स मौजूद हैं। दुनिया में कोई और टीम ऐसी नहीं है। मैं सॉरी अविनाश भाई, कल या परसों दोबारा आए हैं आप। लेट मी कंप्लीट ये सर, अभी प्रोग्राम हमारा खत्म नहीं हुआ, मैं ये इसको बोल रहा कंटिन्यू हूं करवाएं कि आप लोग सर फाइनल तक भी पहुंच रहे हैं और इतने तनकीद के बावजूद भी तो क्यों हो रही है। हमारी टीम में सर सूर्या और भी खिलाड़ी जो है अच्छा खेलने के बावजूद भी हम लोग तो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप लोग को बेसिकली में आलोचना होनी चाहिए आपकी टेस्ट टीम पे। मुझे T20 इतना ज्यादा खराब नहीं लगता। बैटिंग भी कर रहे हैं ना। नहीं, आप टेस्ट रैंकिंग्स देखें टीमों की। रिजवान और बाबर आपको 80% मैचेस जिता के दे रहा है। नहीं भाईजान, रिजवान और बाबर, अविनाश, रिजवान और बाबर ओपन करते हैं ना तो क्लूलेस होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि टारगेट उन्होंने क्या देना है। मैच जीत रहे हो सर आप, मैच जीत रहे हो, इससे बड़ी क्या बात होगी। जस्ट एक मिनट दीजिएगा। 21 मैचेस में अभी 100 मैचेस नहीं हुए, उसके अंदर 100 टेस्ट हुए ना, उसके 100 वनडे की तरफ गए ना 100 T20। 21 मैचेस में बाबर आजम मैन ऑफ द मैच रहा है, 10 में नॉट आउट रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? तो इसका मतलब ये है कि मैन ऑफ द मैच उसी में रहा होगा कि उसने 21 जितवाए होंगे, तो दैट मींस कि फिनिशर तो वो है, जितवा तो रहा है। छोटी सी बात, ये टीम गेम है, हमें ना एज अ टीम सोचना है, हमें इंडिविजुअल स्कोर्स और रिकॉर्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो टीम जीत रही है ना। अच्छा चले यार, छोड़े ये बहस हम एक दिन और रखेंगे। टीम नहीं जीतती तो ना सर, ऐसा होता कि आपकी टीम जो है ना कहीं बाहर खेलने जा रही है, 4-0 से 3-0 से हार रही है ना, तब T20 पर इतनी बातें करते। माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम ऐसी पहली टीम है जिन्होंने T20I में सबसे पहले 100 जीत इन्होंने हासिल की है। आपका विनिंग परसेंटेज 67 के अबव है, अफगानिस्तान के बाद लाइकली आता है। आपकी टीम इतना T20 में बढ़िया खेल रही है, टूर्नामेंट के फाइनल तक में पहुंच रही है, फाइनल में क्यों हार रहे हैं इस पर बात होनी चाहिए कि मुझे मिडिल ऑर्डर और एक अच्छा फिनिशर चाहिए। बाबर रिजवान आपको 80% मैचेस जिता कर दे रहे हैं और आप रिजवान और बाबर को ही हटा रहे हैं, तो भगवान करे आप लोग। अच्छा अविनाश वाले बड़े खुश हैं अविनाश, यार हमारे बॉलर्स की आप बात ही नहीं कर रहे। नहीं, जबरदस्त बॉलिंग हमारे पास है, हमारे बॉलर्स सारे 145 टीम बनाती है। एमसीजी वाला भी मुकाबला जो है ना सर, यही बाबर रिजवान की टीम थी चले। और एमसीजी अविनाश वाला भी प्रोग्राम में अविनाश टाइम की कमी जीते थी, हुए थे। सॉरी टाइम की कमी थी, मैं आपको फिर एक दिन जहमत दूंगा, फिर हम इसके डिस्कशन को जरूर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच अविनाश आर्यन फ्रॉम इंडिया हमारे साथ मौजूद थे, फेमस जर्नलिस्ट हैं वहाँ के और बाबर आजम को बहुत पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर साहब का शुक्रिया। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।